तो हे गाइस, लेकर आ चुके हैं इस एनिमे का एक और न्यू एपिसोड वो भी तुम्हारे लिए। तो इस एनिमे के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो गाविमारू होता है वो सागेरी के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और तभी उनके सामने एक मछली वाला मॉन्स्टर आ जाता है जिससे गाविमारू फाइट करता है। पर लेकिन गाविमारू उस फाइट के दौरान समझ जाता है कि अनजान दुश्मन से फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस अनजान दुश्मन ने गाविमारू को थोड़ा सा घायल कर दिया था। और ये देखकर गाविमारू बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। पर लेकिन वो देखते हैं कि उन्हें चारों तरफ से मॉन्स्टर ने घेर लिया होता है। तो ये रिकैप यहाँ पे खत्म होता है। तो चलो जानते हैं कि अब आगे क्या हुआ। गाविमारू सोच रहा होता है क्या हम यहाँ से भाग भी सकते हैं, इन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। और हम सागिरी को देखते हैं जो इन सबको देख के एकदम ब्लाइंड हो चुकी होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर ये सब कौन है। और एक पल के अंदर ही सब कुछ बदल गया। पर यहाँ पर हम गाविमारू को देखते हैं जो अपनी एक फायर टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सभी मॉन्स्टर को एक एक करके मार रहा होता है। और यहाँ पर सागिरी इतनी खो जाती है इन सब के अंदर के उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है और कुछ सेंटीपीड्स ने उसे पकड़ भी लिया होता है। और ऐसा लग रहा होता है कि वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने ही वाला है, लेकिन तभी गाविमारू सही समय पर आके उसे बचा लेता है। और गाविमारू ने उसके हैंड को भी कट कर दिया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की को बचाने के लिए मेरा शरीर अपने आप रिएक्ट क्यों कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर यूजुरिहा और दो नए एग्जीक्यूशनर आते हैं जिनमें से एक उस मॉन्स्टर को मार देता है। गाविमारू कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं थी, तुम जानती हो ना कि हम एक दूसरे के दुश्मन है। जिसपे यूजुरिहा कहती है कि मुझे लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, पर लेकिन यहाँ के नजारे को देखकर लगता है कि तुमने अकेले ही सबको ठिकाने लगा दिया है। तो मेरा कहना है कि हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। पर गाविमारू उसके लिए मना कर देता है और वो उसको फोर्स करने लगती है और उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। पर लेकिन यहाँ पर गाविमारू एकदम सख्त लौंडा होता है, वो उसके हाथ को मरोड़ देता है और कहता है कि ये तुम्हारी बकवास चालें मेरे ऊपर काम नहीं आने वाली है। तभी सागरी कहती है कि सभी के पास तो एक एग्जीक्यूशनर था ना, तो इसके पास दो क्यों है। जिस पर कैंशी नाम का एक एग्जीक्यूशनर कहता है कि इसने जिस क्रिमिनल के साथ मिलकर टीम बनाई थी इसने उसे ही मार दिया और मैं समझ गया कि इसे संभालना एक एग्जीक्यूशनर की बस की बात नहीं है, इसीलिए अब मैं भी इसके ऊपर नजर रख रहा हूँ। सागरी कहती है कि ये जगह पता नहीं क्या है पर लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें एलेक्सर को ढूंढ के जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और अगेन दोबारा से यूजुरिहा अपने गाविमारू के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। पर लेकिन यहाँ पर गाविमारू उसका हाथ मरोड़ते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। यूजुरिहा कहती है कि भरोसा करने के लिए हम कोई छोटे बच्चे नहीं है और एलेक्सर मिलने के बाद भी हम में से कोई एक ही आजाद हो पाएगा, इसलिए जब तक हम साथ में हमें मिलकर काम करना चाहिए। गाविमारू कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ काम करके मेरा क्या ही फायदा होने वाला है। जिस पर यूजुरिहा कहती है कि तुम मुझे ताकत दो और मैं तुम्हें जानकारी दूंगी। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इस आइलैंड के ऊपर सबसे बड़ा खतरा वो मॉन्स्टर है, पर लेकिन उनसे भी ज्यादा खतरनाक है ये छोटे मोटे कीड़े। इनका चेहरा एकदम इंसानों की तरह है और साथ ही अगर वो एक बार तुम्हें काट लेते हैं तो तुम्हारा हाल भी उस फूल वाले इंसान की तरह हो जाएगा जिससे हमने पहली बार देखा था। और जहाँ तक बात है सेंटीपीड की, वो सिर्फ मरे हुए लोगों को ही खाते हैं। गाविमारू कहता है कि आखिर तुमने इतना सब कुछ पता कैसे लगाया। जिस पर यूजुरिहा बताती है कि उसने माकिया को एक चादर की तरह यूज किया और उसके ऊपर सभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और जब मेरा काम निकल गया तो मैंने उसे मार दिया। और तभी ये मोटू कहता है कि इस आइलैंड के ऊपर हमने जितनी भी मूर्ति देखी है और जिस तरह की उनकी बनावट है वो बुद्धिज्म को बिलोंग करती है। यूजुरिहा कहती है तो चलो ठीक है, अब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और जो भी मुझे जानकारी मिलेगी मैं पहले तुम्हें दूंगी। पर लेकिन यहाँ पर हम सागरी को देखकर जैसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें आजाचोबी और तोमा नाम के एक एग्जीक्यूशनर को दिखाया जाता है जिनके सामने तीन बड़े बड़े मॉन्स्टर खड़े होते हैं। पर लेकिन आजाचोबी एक बैड से स्माइल देता है और उन सभी को मारने लगता है क्योंकि इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा होती है। और तभी हमें इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई है और बचपन में इनकी पेरेंट्स की मौत के बाद भी ये बंदा कभी भी नहीं रोया और इतनी ज्यादा छोटी उम्र में ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैंग का लीडर भी बन गया। और जब शिनोबी के एक समारोह ने इसे पकड़ लिया तो ये बंदा बिल्कुल भी नहीं घबराया और इसने तोमा को अकेले ही वहाँ से जाने दिया कि वक्त आने पर ये इसे बचा सके। और बहुत ही कम वक्त के अंदर ही तोमा यामादा क्लैन के अंदर घुस गया और वहाँ का एक एग्जीक्यूशनर बन गया और एक महीने के अंदर ही अपने भाई को आजाद करवा लिया। और हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर की तादाद और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है। और तभी जो आजाचोबी होता है अपने भाई तोमा को भागने के लिए कहता है, पर लेकिन यहाँ पर तोमा को एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है और यहाँ पर जो आजाचोबी होता है वो उसकी तरफ बिना देखे आगे भागने लगता है। और ऐसा लग रहा होता है कि आजाचोबी अपने भाई को धोखा देकर वहाँ से निकल गया। यहाँ पर तोमा सोच रहा होता है कि उसके भाई ने उसे धोखा क्यों दिया, क्योंकि शायद वो अपने भाई की तरह अपने आप को कभी भी मुश्किल हालातों में नहीं डाल पाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आजाचोबी वापस आ जाता है और उन्हीं के हथियारों से उन्हें मारने लगता है, मतलब कि इसने अपने भाई को धोखा नहीं दिया। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर आजाचोबी के ऊपर अटैक कर देता है और उसे थोड़ा सा घायल कर देता है।
है और तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि दूसरों को चोट पहुंचाना या मारना गलत बात है और वहाँ पर और भी मॉन्स्टर इकट्ठे होने लगते हैं और ये दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर बात कैसे कर पा रहे हैं। तोमा कहता है कि ये जगह कहीं से भी पैराडाइज नहीं है, ऐसा लग रहा है ये कोई नर्क है जहाँ पर हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। तभी आदाचो भी कहता है कि ये सब भाड़ में जाए, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ और उन सभी को मारने लगता है। और तभी हमें एक और बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि आदाचो और उसका भाई एक सामुराई क्लैन से बिलोंग करता है, पर लेकिन उनके हेड ने एक क्राइम कर दिया था जिस वजह से इनके पूरे क्लैन को सजा भुगतनी पड़ी। आदाचो के फादर की डेथ के बाद ये लोग एकदम अनाथ हो गए और इन्होंने एक पेनफुल लाइफ जी है। और तभी सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर आदाचो कहता है कि अगर इस आइलैंड के ऊपर मॉन्स्टर है तो पक्का एलेक्सर भी होगा। हम इस आइलैंड के ऊपर सभी एग्जीक्यूटर और साथ ही सभी क्रिमिनल्स को मार देंगे और उस एलेक्सर को खुद पी जाएंगे। और सीन चेंज होता है और हमें सागिरी को दिखाया जाता है जो बेहोश हो चुकी होती है और ये मोटू उसको कहीं पर लेकर जा रहा होता है, मतलब सभी जा रहे होते हैं और वो एक सपना देखते हैं जिसके अंदर उसके फादर से बहुत ही ज्यादा भयानक नजरों से घूर रहे होते हैं। लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और उसके सामने खड़ा एग्जीक्यूशनर उसे कहता है कि तुम कीड़ों के जहर की वजह से बेहोश हो गई थी, पर लेकिन अभी सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो लोग एक पेड़ के अंदर छुपे हुए होते हैं। और जब वो बाहर आकर देखती है तो गाविमारू सभी के लिए खाना बना रहा होता है और ये मोटू कपड़े सिल रहा होता है और यूजुरिया आराम से सो रही होती है। तभी गाविमारू कहता है कि मैंने जंगल में से खाने पीने की चीजों को ढूंढकर इस खाने को बनाया है, पर लेकिन जंगल में एक्सप्लोर करते समय मुझे वो फूल दिखे जो उस आदमी के ऊपर उगे हुए थे। और वो ये भी कहता है कि जिन 50 सामुराई को इस आइलैंड के ऊपर भेजा गया था वो कहाँ पर गए। उसे ऐसा लगता है कि वो सामुराई इसी आइलैंड के ऊपर दफन हो गए और एक फूल बन गए। और तभी ये मोटू बताता है कि इस आइलैंड के ऊपर हमें बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब मूर्तियां देखने को मिली हैं जो बुद्धिज्म से बिलोंग करती हैं। अगर ऐसी बात है तो इस आइलैंड के ऊपर इंसान भी जरूर होंगे। तभी सागिरी कहती है ऐसा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इस आइलैंड के ऊपर मॉन्स्टर और साथ ही ये कीड़े उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इन मॉन्स्टर को देखकर ऐसा लगता है कि किसी इंसान के चेहरे के ऊपर मॉन्स्टर का चेहरा चिपका दिया गया हो। पर सोचने वाली बात यह है कि इन मॉन्स्टर के पास मांस, हड्डियां और इंटरनल ऑर्गन है, पर इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। तभी ये एग्जीक्यूशनर कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा अजीब है और साथ ही ये सच्चाई से बहुत ही ज्यादा दूर है। और हम गाविमारू को देखते हैं जो एक बैड स्माइल में कह रहा होता है बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जीने वाले मॉन्स्टर पक्का इस आइलैंड के ऊपर एलेक्सर जरूर होगा और मुझे उसे कैसे भी ढूंढना होगा ताकि मैं आजाद हो सकूं और अपनी वाइफ से मिल सकूं। पर लेकिन तभी ये एग्जीक्यूशनर कहता है कि नहीं, पहले हमें इस आइलैंड का इकोसिस्टम समझना होगा, ये मॉन्स्टर कहाँ पर और किस तरह रहते हैं और यही तरीका है जिससे हम एलेक्सर को ढूंढ सकते हैं। और फिर कुछ देर बाद शाम हो जाती है। तभी वहाँ पर वेंजी आता है और सागिरी से कहता है कि तुम्हें नाव में बैठकर गांव वापस लौट जाना चाहिए, तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम यामादा क्लैन के अगले वाद से शादी करो, तुम शोगुन की चिंता मत करो, मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम प्लीज मेरी बात को मानो और इस आइलैंड से चली जाओ। पर लेकिन यहाँ पर सागिरी इस मिशन को पूरा करना चाहती थी, जिस पर वेंजी कहता है कि तुम्हारे पास गाविमारू को मारने की ताकत नहीं है, ऊपर से तुमने किसी और की तलवार को उठा रखा है, एक समारोह की तलवार ही उसकी शान होती है जिससे तुम पहले ही गवा चुकी हो और ऊपर से बस तुम तलवार चलाने में ही माहिर हो, ना कि किसी जंग को लड़ने में, इसलिए तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से कैंशी आ जाता है और कहता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि वापस लौटना आसान होगा, इस आइलैंड से निकला हुआ एक भी एग्जीक्यूटर जिंदा वापस नहीं गया है, मुझे नहीं लगता है कि नाव की हेल्प से भी हम लोग इस आइलैंड से जिंदा बाहर निकल सकते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हम तेंजा और नोरुगाई को देखते हैं। यहाँ पर नोरुगाई कह रहा होता है कि अरे यार अगर हम यहाँ से निकल भी गए तो वो लोग मुझे बाहर मार ही देंगे। यहाँ पर तेंजा कहता है कि नहीं, मैं शोगुन से बात करके तुम्हारी सजा को कम करवा दूंगा। और तभी तेंजा को एक बड़ी सी शिप नजर आती है और जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो कोई शिप नहीं है बल्कि बस उसका एक मलबा ही है, उन लोगों की शिप है जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। और तभी तेंजा को उन शिपों के बीच में से कोई भागता हुआ नजर आता है और वो अपनी तलवार को बाहर निकालने वाला होता है, लेकिन तभी पानी के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स बाहर आ जाते हैं और उनकी बोट को तोड़ देते हैं और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए बाहर से भाग रहे होते हैं और साथ ही फाइट भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर नोरुगाई सोच रहा होता है कि अरे यार लगता है कि ये मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। और तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग नोरुगाई से गांव का पता पूछ रहे होते हैं क्योंकि वो भटक चुके होते हैं, लेकिन ये सभी लोग सामुराई हैं जो राज्य से दूर बसे आदिवासियों को मारने के लिए आए हैं और इंसानियत के नाते जो नोरुगाई होता है वो उन लोगों को गाँव ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर लेकिन ये सभी आदिवासी वही लोग हैं जो शोगुन का गुलाम बनने से इनकार कर देते हैं, इसलिए ये सभी सामुराई इन सभी को मार देते हैं और अगले गांव की लोकेशन जानने के लिए नोरुगाई को अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पर नोरुगाई सोच रहा होता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ये सभी लोग मेरी वजह से मारे गए हैं, अगर मैं इन लोगों को नहीं लाता तो शायद ये सभी लोग यहाँ पर अभी जिंदा होते। वो बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा होता है और तभी वहाँ पर तेंजाई आता है और उससे कहता है कि बच्चे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी जान को बचा सकता हूँ, अगर तुमने इस मिशन को पूरा कर लिया तो सरकार तुम्हें जिंदा छोड़ देगी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे इतने छोटे बच्चे को सजा मिले। यहाँ पर नोरुगाई को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो गाँव वालों के लिए जिंदा रहे या फिर अपने किए गए गुनाहों की सजा भुगते। और तभी हम वापस से
से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों भाग रहे होते हैं और तभी उसके सामने एक एग्जीक्यूशनर आता है, मतलब कि उसकी बॉडी आती है जिसके ऊपर फूल उगे हुए होते हैं। और यहाँ पर नोरुगाई जब केशो की लाश को देखता है तो उसे अपने दादाजी की याद आने लगती है और तभी नोरुगाई कहता है कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, लगता है कि मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। पर लेकिन यहाँ पर तेंजा कहता है कि तुम क्या पागल हो गए हो, और यहाँ पर वो उससे पूछता है क्या तुम जीना चाहते हो। और यहाँ पर नोरुगाई को अपने दादाजी के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और उससे कहता है कि मैं हाँ जीना चाहता हूँ और अपने गाँव वापस लौटना चाहता हूँ। और यहाँ पर तेंजा नोरुगाई को अपने शॉट देता है और उससे कहता है कि तुम वापस से आइलैंड लौट जाओ, वहाँ पर एक बोट खड़ी हुई है। और तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि तेंजा और नोरुगाई बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में उस आइलैंड के ऊपर आ जाते हैं। नोरुगाई कहता है कि चारों तरफ से हवा की दिशा इसी आइलैंड की तरफ है, यहाँ से बच के निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी तेंजा कहता है कि उन बोट के मलबों ने इस आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया है, पर लेकिन जब हम लोग इस आइलैंड के ऊपर आ रहे थे तब हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, तो पक्का इस आइलैंड से बच के निकलने का यहाँ से कोई रास्ता तो होगा। और फिर वो दोनों अपना खून साफ कर रहे होते हैं और तभी पता चलता है कि जो नोरुगाई है वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, जिस पर तेंजा कहता है क्या तुम एक लड़की हो, और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि तुम जल्दी से कपड़े पहनो। और उसे कहता है कि हमें कोई भी कदम उठाने से पहले अपने दूसरे साथियों को ढूंढ लेना चाहिए। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हो और तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या तुम्हें इस एनिमे का सीजन 3 चाहिए। वैसे तो इसके लास्ट एपिसोड में कुछ बंदों ने कमेंट किया था, पर लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।